नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स। हिंदुस्तान में बरसर इक़्तिदार जमात भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मेजॉरिटी पाने में नाकाम रही, लेकिन बीजेपी की क़यादत वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब रहा है। इस इलेक्शन पर पूरी दुनिया की निगाहें मरकूज़ थीं और उम्मीद की जा रही थी कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आज की सूरत हाल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इक़्तिदार में रहने के लिए कहीं ना कहीं अपने अलाइज़ पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कितने डिसिसिव तरीक़े से फ़ॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस का सामना करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब पिंटू विपिन तोमर साहब, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर खालिद रज़ा साहब। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तक़बाल है हमारे साथ बात करने के लिए। विपिन सर, शुरुआत आपसे करेंगे। अगर हम एक वाइडर पिक्चर अगर हम देखें तो मोदी 3.0 का इस दुनिया के लिए क्या मानी है? फ्रेम बनाया था नरेंद्र मोदी ने, या कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया था एक विश्व गुरु की तरह, जो 14 और 19 में जो रहा उसको अगर हम छोड़ दें, एक तरफ रख दें, तो 2024 में मुझे लगता है कि वो इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय फ्री हैंड था। अच्छा, विश्व पटल पे हम देखें तो हिंदुस्तान की जो मूलभूत सुविधाएं है, जो तेल और गैस, ये बहुत जरूरी है, जिसका हम आज भी दूसरे देशों पे निर्भर रहते हैं। कहा जाता है कि युद्ध रुकवाया, छात्र वापस बुलाए। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार की कामयाबी, और हर सरकार को ऐसा करना भी चाहिए, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तेल और गैस और बहुत सारी चीज जैसे मेटल हमारे यहाँ विकसित हो रहा है देश, तो निश्चित रूप से मेटल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, चाहे वो कल कारखाने हो, चाहे वो कार हो। ऐसे में हम दूसरे देशों पे निर्भर हैं। तो जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं दिखाएंगे, जब तक हम ये नहीं दिखाएंगे कि हमारे जो नेता हैं या जो हमारे देश के प्रमुख हैं वो मजबूत हैं, तब तक हमें दूसरे देशों पे एक तरीके से हम अपना रौब गालिब नहीं कर पाएंगे, और हम कहीं ना कहीं उनके सहारे रहेंगे कि उनकी जो डिमांड होगी उसको हमें पूरा करना होगा। वहीं अगर हम खुद को मजबूत दिखाएंगे तो निश्चित रूप से हम नियोजिशन करने के रूप में रहेंगे। जरूरी नहीं है हम उनकी डिमांड मांगने, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से 272 सीट नहीं मिली है, तो डिमांडिंग जब देश में भी होगी तो मुझे लगता है कि बाहर के देश भी जो है वो हमारे देश से डिमांड करने में अब सक्षम होंगे। देखिए, फॉरेन पॉलिसी चेंजेस की जहाँ तक बात है, फॉरेन पॉलिसी आम तौर पर जो भी मुल्क होता है उसकी फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस एक ही तरह की होती है। हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी तब्दीलियाँ ज़रूर होती हैं। और लेकिन अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात की जाए कि जो अभी आपने जैसा कहा कि ये मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यकीनी तौर पर जैसी जितनी मजबूत हुकूमत मुल्क के अंदर होती है उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है। और वो असर्शन जो है किसी भी लीडर का, किसी कंट्री के लीडर का, वो असर्शन या इनर स्ट्रेंथ उस हिसाब से ही उसी प्रोपोर्शन में वो इनर स्ट्रेंथ आती है, ताकि वो ग्लोबल लेवल पर अपने आप को असर्ट कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो जिस तरह की हुकूमत बनी है, यकीनी तौर पर हुकूमत तो बन गई है एनडीए की, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं हुकूमत के, उसी हिसाब से ग्लोबल इम्पैक्ट भी होगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि गुज़श्ता 10 सालों में ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ा है। और हिंदुस्तान की एक जो इमेज है, ऐसा नहीं कि रातों रात हिंदुस्तान की इमेज बन गई इन 10 सालों में। गुज़श्ता 75 सालों में जो हिंदुस्तान की इमेज थी, जो मुख्तलिफ जो वज़राए आज़म रहे उनके दौर में, चाहे वो नेहरू से लेकर अगर हम मनमोहन सिंह तक देखें, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान का कद दुनिया में नहीं था, हिंदुस्तान की पहचान नहीं थी, या वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर्स गुज़श्ता हुए उनकी पहचान नहीं थी और उनका इम्पैक्ट नहीं था। अगर हम मनमोहन सिंह की ही बात करें तो बराक ओबामा के उस स्टेटमेंट को नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कहा था, ये जो गारंटी शब्द लाया है इन्होंने, और बहुत सारी चीज़ें, वो वहीं से बराक ओबामा का वो वर्ड था कि ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू द इंटायर वर्ल्ड। डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो उसी को ये बात एक्चुअली बराक ओबामा मनमोहन सिंह के लिए बोला था। तो आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसकी दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, सिर्फ आज 10 सालों में इम्पैक्ट नहीं बना है। तो उन 10 सालों में बढ़ा है, वो ऊपर जो इम्पैक्ट था वो बढ़ा है, जो शबीह थी, जो इमेज थी वो बड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं।
और अब भी ये और जो इमेज है वो बड़ी होगी और कई कई सतह पर बड़ी होगी। कई जैसे हमारे जो को पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि तेल और गैस के मामले में और कई ऐसे मामले में रिसोर्सेज के मामले में, चूँकि हम बाहर से तेल और गैस लेते हैं दूसरे मुल्कों से, तो यकीनी तौर पर नेगोशिएशंस में या हम प्राइस फिक्स करने में जो भी ग्लोबल तरीका है उन सब में हम इम्पैक्ट डाल पाएंगे जैसी हमारी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी होगी। और जैसी हुकूमत जितनी मजबूत होगी तो फॉरेन पॉलिसी पर उसी तरह से असर पड़ेगा। आपके सवाल का जवाब यह है कि जितनी मजबूत हिंदुस्तान की हुकूमत होगी अंदर से, उसी हिसाब से उसका ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। विपिन सर, ये इलेक्शन कैंपेन जब चल रही थी तो पाकिस्तान की गूंज सुनाई देती रही इस पूरी इलेक्शन के दौरान। बिहार में एक इलेक्शन रैली में वज़ीर आज़म ने कहा कि जो इंडिया जो अलायंस या इंडिया ब्लॉक के जो लीडर हैं वो पाकिस्तान के एटॉमिक हथियारों से डरते हैं। गुजरात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम चूड़ी पहना देंगे। ठीक है, इस तरह की बातें होती रहीं। आपको क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट का स्टांस ऐसा ही रहने वाला है या इसमें कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है? देखिए, अगर आपको दोस्त पसंद नहीं है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी। रिश्तेदार पसंद नहीं है, आप उनसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पड़ोसी आपके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो आप उसको नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान के आसपास के जितने पड़ोसी हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये 4 जो है वो सबसे निकट वाले पड़ोसी हैं। और हमारा कोई भी ट्रेड होगा तो वो इस 4 देशों से बिल्कुल प्रभावित होगा, चाहे वो समुद्री हो चाहे वो हवाई हो। श्रीलंका में चाइना पोर्ट बना रहा है, सबको पता है। नेपाल का सबसे ज्यादा चिंता वाली बात जो ये है कि कुछ दिनों में वहां पे भारत विरोधी स्वर उठे हैं। हालांकि वो इतने मजबूत नहीं थे लेकिन फिर भी उठे हैं, ये भी चिंता का विषय है। पाकिस्तान से हमारे कैसे रिलेशन है ये जग जाहिर है। चाइना जो है वो ये नहीं चाहता कि एशिया में भारत का प्रभुत्व स्थापित हो। तो निश्चित रूप से अगर सरकार ये दिखाने में कामयाब रही, सबसे पहली चीज कि वो हिंदुस्तान में मजबूत है, तो इन देशों पे फर्क पड़ेगा, और इन देशों पे फर्क पड़ेगा तो पूरे विश्व पे फर्क पड़ेगा। इस तरह के जुमलेबाजी, बयानबाजी चुनाव में अक्सर आते हैं। बिहार के चुनाव में हमारे गृह मंत्री तत्कालीन उस समय जो थे, जो अब भी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आतिशबाजी वहां होगी। चुनावी मुद्दे अलग हैं, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी भी, जो इस एनडीए को लीड करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लीड करते हैं, वो भी जानते हैं कि किस तरीके से विदेश में एक भारत की प्रस्तुत करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी जैसे खालिद साहब ने कहा कि 10 सालों में एक अलग प्रदेश बना है और भारत का मुकाम अलग हुआ है। G20 उसका उदाहरण है। G20 हिंदुस्तान में होना, और केवल एक जगह दिल्ली में ना होना, कश्मीर जैसी जगह में जिसको लेके पाकिस्तान अक्सर सवाल उठाता रहा है, वहां होना। वहां जिस तरीके से इंडियन टूरिस्ट जाने में कतराते थे, और वहां G20 जिस तरीके से करा, तो एक अलग परिदेश, एक अलग पिक्चर हिंदुस्तान की पेश करने की कोशिश की है सरकार ने। लेकिन 2014-2019 के मुकाबले मेरा ये निजी मानना है कि 2024 की पिक्चर अलग है। अगर किसी तरीके से आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी 30-32 सांसद अपनी पार्टी में शामिल करवाने में कामयाब हो जाती है तो शायद पिक्चर और अलग हो। खालिद साहब, जैसे कि विपिन सर ने बात कही, आज की जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों ही ममालिक एक हार्ड जो लाइन लिए हुए हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट, अगर देखा जाए, अगर बीजेपी की बात करें तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं सपोर्ट दूसरों का चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वज़ीर आज़म को पाकिस्तान को लेकर भी एक अपना हार्ड स्टैंड जारी रखेंगे ताकि कहीं ना कहीं एक पॉपुलैरिटी में इजाफा हो, क्योंकि पाकिस्तान एक इमोटिव इशू रहा है यहाँ पर? यकीनन पाकिस्तान का इशू हमेशा इलेक्शन में एक बड़ा इशू रहा है और एक इमोटिव इशू रहा है। और इलेक्शन में भी हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से जोड़ने की, इलेक्शन और अपोजिशन को के लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जब ये जीतेंगे तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा, यानी कांग्रेस पर सीधा निशाना था। और तो इलेक्शन अगर लड़ा जा रहा है हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान, मुसलमान और बाकी ऐसे तमाम इशूज़ के बगैर वो देखिए, अगर बीजेपी को इलेक्शन में जीतना है तो इन इश्यूज़ के बगैर बीजेपी के लिए सिर्फ विकास पर ये इलेक्शन भी नहीं हुआ है कि विकास, नौकरी, रोज़गार, महंगाई नहीं हुआ है। ये तमाम इलेक्शन इमोशनली, तो जिस तरह वज़ीर आज़म ने जिस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये सिर्फ अब तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट आ गया है। पूरी दुनिया जो यहाँ बोलते हैं वो पूरी दुनिया सुनती है। तो जिस तरह की ज़ुबान का मुजरा हो, मुसलमान हो,
और वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हों, इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल एक वज़ीर-ए-आज़म को कतई, जिसको कहते हैं, शोभा नहीं देता। ये भी दुनिया देख रही थी, तो ये भी, इसका भी इम्पैक्ट दुनिया पर पड़ रहा है और इसको काउंटर भी किया है अमेरिका की तरफ से, और कई जो एजेंसीज़ हैं जो ग्लोबली काम करती हैं यूरोप और अमेरिका में, उनकी तरफ से इसकी मजम्मत भी आई है। तो दुनिया ये भी देख रही है। तो इलेक्शन के मुद्दे के वक्त ऐसे मुद्दों को और ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि दूररस उसके नताज हों और दूर तक उसकी एक निगेटिव इमेज बने और उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो। तो ये सब चीज़ें ग्लोबली असर डालती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपिन सर, मैं एक फॉरेन मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जो मोस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड आर कीन टू एंगेज विद इंडिया, यानी ज़्यादातर जो मुल्क हैं दुनिया के वो इंडिया से कीनली एंगेज होना चाहते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? जिस तरीके से हम एक अपना इसको कमी मानते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या है, लेकिन आप ये सोचिए कि 140 करोड़ जनसंख्या जी, कई देशों को मिला के इतनी जनसंख्या नहीं है। और कोई भी विदेशी कंपनी अगर आती है और वो केवल 1 रुपए का व्यापार एक आदमी करता है तो 140 करोड़ रुपए का व्यापार रोज होता है। तो क्यों नहीं कोई भी विदेशी जो है वो भारत में आना चाहेगा। बिल्कुल। ये एक सबसे बड़ी चीज है। लेकिन बात अभी आ रही थी कि चुनाव में इस तरह के बयानबाजी की जाती है। तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें शायद ही कोई ऐसा साल वापस जाता हो जिसमें चुनाव ना जाता हो। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अब दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद बिहार के चुनाव आ जाएंगे, इसी तरीके से चुनाव आते रहेंगे। तो इस तरह के बयानबाजी तो लगातार रहेगी, पाकिस्तान इंगेज रहेगा। और पाकिस्तान में जब चुनाव होते हैं तब हिंदुस्तान अंगेज किया जाता है वहां। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी, जो हमारी जनसंख्या है इसको हमें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनानी होगी। 140 करोड़ बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, एक बहुत बड़ा बाजार है, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या विदेशी कंपनी हो। इसके अलावा जो खनिज हिंदुस्तान में मिलते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। खनिजों से जो ऐसे वैल्यूएबल खनिज है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है, वो हिंदुस्तान में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ये दो कारण है 140 करोड़ हमारा होना, जो बेशक कोई नेता या कोई ये कहे कि ये कमी है, ये कमी नहीं है, ये हमारी ताकत है। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम पूरे दुनिया पे मतलब जैसे सपना है विश्व गुरु होने का, वो हो सकते हैं। ये गलत फहमी है लोगों की, जनसंख्या अधिक है तो हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में रिसोर्सेज बहुत है। अब दुनिया में पानी के लिए जंग होती है, हमारे यहाँ पानी इतना है, जमीन इतनी है, लेकिन हमें बस उसने यूटिलाइज करने की जरूरत है। दुनिया का हर देश, हर उद्योगपति ये चाहेगा कि हिंदुस्तान में जुड़े। कई उदाहरण है इसके, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा अमेजॉन वगैरह जो कंपनी है वो भारत में आके उनका जो ग्लोबल बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। बस फर्क इतना है कि हमें 140 करोड़ को कमजोरी नहीं ताकत समझना होगा। खालिद साहब, आप यूएस फॉरेन पॉलिसी पे बहुत ही क्लोजली निगाह रखते हैं, क्लोजली वॉच करते हैं। यूएस का स्टैंड बहुत क्लियर है हिंदुस्तान को लेकर। हिंदुस्तान को यूएस काफ़ी अहम मानता है, लेकिन अगर देखा जाए कंजर्वेटिव लीडर्स को अगर हम छोड़ दें तो बहुत सारे दूसरे लीडर हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आप मोदी 3.0 का आना उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखते हैं? देखिए, गुज़श्ता 10 सालों में अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन ये है कि जिस तरह से लगातार बराक ओबामा के टाइम से अगर आप जो बाइडेन तक देखें तो जिस तरह से मुसलसल जो प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएस के विजिट्स हिंदुस्तान में होते रहे हैं, और फिर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहाँ इनवाइट किया जाना, वहाँ स्टेट गेस्ट के तौर पर होना, तो ये इस बात को साबित करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 10 सालों में काफ़ी मजबूत रिश्ते हुए हैं। हर मुल्क में एक ऐसे लीडर्स ज़रूर होते हैं जो कंजर्वेटिव, जो दूसरे मुल्कों के साथ जो फॉरेन पॉलिसी पर अलग तरह से इम्पैक्ट डालने की कोशिश करते हैं। वहाँ के वो, चाहे वो अपोजिशन में, वहाँ के मुल्क में वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, कुछ लीडर्स ज़रूर होते हैं जो फ़ॉरेन पॉलिसी की मुखालफत करते हैं। किसी मुल्क के साथ ख़ास दोस्ताना रिश्ते अगर बढ़ रहे हैं तो उनकी भी मुखालफत करते हैं, वो उसको लाइक नहीं करते, उनके पास बहुत सारे हीले बहाने होते हैं उसको अपने आर्गूमेंट के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद हिंदुस्तान में कई तरह के जो मसाइल हैं उसका क्रिटिसिज्म भी यूएस की तरफ से आता है। यूएस कांग्रेस की बहुत सारी जो रिलीजियस कमेटी और तमाम इस तरह की जो कमिटीज़ हैं उनकी तरफ से हिंदुस्तान को निशाना भी बनाया जाता है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान से तमाम रिश्तों को मजबूत करते हुए ट्रेड को बढ़ावा मिला है, और तमाम जो न्यूक्लियर डील है उनमें भी काफ़ी मजबूती नज़र आई, उस पर बातचीत, और तमाम जो हथियारों की सप्लाई है और बहुत सारे मसले हैं, मामलात हैं जिनमें काफ़ी मजबूती आई है। तो कुल मिलाकर रिश्ते बेहतर हुए हैं और आइंदा
दिनों में, और उसके अलावा स्टूडेंट्स वीज़ा और तमाम तरह के वर्क वीज़ा वगैरह को जिस तरह अगर मजबूत रिश्ते नहीं होंगे तो वीज़ा की तादाद कैसे बढ़ेगी। ये यूएस की तरफ से जब हालिया दिनों में जब अमेरिका के जब एम्बेसडर न्यू दिल्ली में एरिक गारसेटी आए, तब उन्होंने अनाउंस किया कि वीज़ा की तादाद अभी 1.5 से 2 लाख है स्टूडेंट वीज़ा की, हम लोग चाहते हैं कि वो 10 लाख तक पहुँचे। तो इतनी बड़ी तादाद, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी तादाद होगी मुझे लगता है स्टूडेंट वीज़ा की, जब तक दो मुल्कों के रिश्ते बेहतर नहीं हो रहे हैं तब तक वीज़ा की पॉलिसी कैसे तब्दील हो रही है। तो यकीनी तौर पर बेहतर हुए हैं रिश्ते, और आने वाले दिनों में जो कि मोदी 3.0 की बात आप कर रहे हैं, तो वो उन रिश्तों को आगे मजबूती मिलेगी। अगर हुकूमत मजबूत है तो मजबूती मिलेगी, वरना मैंने जैसा पहले कहा था कि ये हुकूमत के इंटरनल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है कि वो ग्लोबल इम्पैक्ट कैसा डाल रही है। जी विपिन सर, फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस में एक मेजर चैलेंज है चाइना का, बॉर्डर इश्यूज़ का चैलेंज है। जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तब उस वक्त कोई डिसिसिव स्टेप नहीं लिया गया। अब आपको क्या लगता है कि वाकई में हिंदुस्तान इस गवर्नमेंट के साथ में कोई डिसिसिव स्टेप ले पाएगा बॉर्डर इश्यूज़ पर? देखिए, अगर आप खुद मजबूत दिखाई देंगे तो सामने वाला आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा था कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप दोस्त और रिश्तेदार बदल सकते हैं। अमेरिका की बात देखिए, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण आती है। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने देखा है, अमेरिका को भारत से कोई खास लगाव नहीं है, केवल दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में चाइना का प्रभुत्व बढ़े। चाइना का प्रभुत्व एशिया में कौन रोक सकता है? ना नेपाल रोक सकता, ना भूटान रोक सकता, ना पाकिस्तान रोक सकता, ना श्रीलंका रोक सकता, वो केवल भारत रोक सकता है। दैट्स वाई ओनली अमेरिका जो है चाइना को प्रभुत्व ना हो, इसके लिए हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते दिखा रहा है। जिस दिन हिंदुस्तान मजबूत हो जाएगा, आप देखिएगा अमेरिका हिंदुस्तान को आग दिखाने लगेगा। रही बात चाइना की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश का जो मसला है उसमें अगर इंडिया स्ट्रांगली खड़ा होता है, और अगर इंडिया को यूएन की स्थायी सदस्यता मिल जाती है, जिसके लिए वो काफी दिनों से प्रयासरत है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मसले हैं वो अपने आप में रिजॉल्व हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान गवर्नमेंट इस बार पिछले 10 सालों से भी कोशिश कर रही है, उससे पहले भी कोशिश की गई, और सरकार की कोशिश भी यही होनी चाहिए कि किसी तरीके से यूएन की वो स्थायी सदस्यता ले आए। तो मुझे लगता है कि एशिया में तो प्रभुत्व हिंदुस्तान का हो ही जाएगा, बाकी पूरे विश्व में भी एक अलग इमेज बनेगी। वो एक बहुत बड़ा कदम होगा विश्व पटल पे हिंदुस्तान का, अगर यूएन की स्थायी सदस्यता उसको मिल जाती है। बाकी तो बहुत सारी अचीवमेंट, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन टाइप या आईसीआईसी के चेयरमैन तो हिंदुस्तान के लोग बन ही चुके हैं। एक आखिरी यही बचा हुआ है, अगर यूएन की सदस्यता मिल जाती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत देश के लिए होगी। बिल्कुल, यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप वाकई में बहुत ज़रूरी है। खालिद साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक जो अहम जो हदफ रहा है वो रहा है कि इंडिया को मेजर पावर बनाना जो है, तो वो ट्रांजिशन आपको दिखाई देने वाला है कि एक मिडिल पावर टू मेजर पावर का? देखिए, ये कोशिश लगातार जारी है कि मेजर पावर बनाया जाए हिंदुस्तान को। उस सिलसिले में गुज़श्ता 10 सालों में काम भी किया गया है। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से अगर हम देखें तो इलेक्शन के ऐन पहले, ठीक इलेक्शन के पहले, यानी मैं मार्च तक का आपको मैं डेटा बता रहा हूँ, मार्च 2024 तक का, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हम कितने मजबूत हो रहे हैं, मेजर कंट्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। एफडीआई से वो एक तरह का एफडीआई है, वो एक पैरामीटर है। तो एफडीआई में लगातार गिरावट आई थी। जीडीपी का अगर हम देखें तो जो डेटा आया था, ये जो डेटा था ये भारत सरकार का डेटा था कि जो 2014 में जीडीपी का 2.5% एफडीआई था, और जो इतने 10 सालों के बाद मार्च 2024 में वो एफडीआई जीडीपी का 1.7 हो चुका था। तो अगर तमाम मामलात में अगर ग्रोथ हो रहा है तो एफडीआई में ये गिरावट क्यों आई? ये क्या सिंगल विंडो सिस्टम की बात जो लगातार मोदी गवर्नमेंट करती रही है वो नहीं है, रेड टेपिज्म है? आखिर एफडीआई में, चूँकि जो आप मेजर पावर बनने की बात करें तो मेजर पावर बनने में एफडीआई का बहुत बड़ा रोल है। एफडीआई में गिरावट क्यों आई, इसको भी देखने की ज़रूरत है। उसी बुनियाद पर हम ये असेस कर सकते हैं, ये हम एनालाइज कर सकते हैं कि भारत कितना बड़ा ग्लोबल पावर हो सकता है, क्योंकि इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको भी जो मोदी 3.0 जो गवर्नमेंट है, इस पर काफ़ी गहराई से गौर करने की ज़रूरत है, तभी मेजर पावर हिंदुस्तान बन पाएगा, जिसके लिए ये लगातार कोशिश कर रहा है। जी विपिन सर, तस्वीर का एक रुख और भी है।
बहुत सारे जो राइट्स ग्रुप हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, बीच बीच में गाहे बगाहे उनकी तरफ से कुछ सवालात उठाए जाते रहे हैं। जब हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी तभी सवाल उठाए गए थे। अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर है तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट उन एप्रीहेंशंस को दूर करने की दिशा में कुछ काम कर सकती है? देखिए, शायद जितने एक आम आदमी को संविधान ने राइट इस देश में दिए हैं, शायद ही विश्व के किसी देश में हो, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। सरकार अच्छा काम करे, बुरा काम करे, सवाल उठने चाहिए, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र होगा। क्योंकि इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, और अगर इसमें सवाल हो और जवाब ना मिले, वो भी एक दुखदाई है, और इसका असर वर्ल्ड वाइड जाता है। अगर यहाँ पे कोई सवाल पूछता है सरकार से और सरकार उसका जवाब देने में नाकाम रहती है या नहीं देती है, तो केवल हिंदुस्तान में उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, उसका वर्ल्ड वाइड में इम्पैक्ट होता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि यूएन को भी लिखे गए थे लेटर, वहां से भी सवाल जवाब किए गए थे भारत को लेके। तो ये तो एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय है कि आपको सवाल करना है, जांच होनी है। जिस तरीके से कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर मार्केट को लेकर सवाल उठाए, एक अच्छे विपक्ष की, और इस बार तो विपक्ष भी बहुत मजबूत है। विपक्ष को एक सकारात्मक रूप में रहना होगा, सरकार के हर कामकाज पे सवाल उठाने होंगे, और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो सरकार में है, 140 करोड़ लोगों के प्रति वो जवाबदेह है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। ये बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल कहाँ नहीं उठने चाहिए? सवाल भारतीय सेना पे नहीं उठने चाहिए। मैं निजी रूप से उसका बहुत खिलाफत हूँ। अगर भारतीय सेना किसी चीज को कर रही है, उनके बच्चों से, उनके परिवार से जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति रहती है। भारतीय सेना पे सवाल ना उठाए, बाकी स्वतंत्र हैं आप किसी पे भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट तक पे सवाल उठे हैं इस देश में, तो अगर चंडीगढ़ का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, कुछ और फैसले आते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है, वो उनका निजी मामला। लेकिन मेरा निजी मानना यह है कि आप किसी भी चीज पे सवाल उठाए, सेना पे आपको सवाल नहीं उठाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विपिन सर, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सॉवरेनिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। खालिद साहब, अब मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनके एप्रीहेंशंस को दूर करने पर जो फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर है, उसको गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर भी अगर कोई क्रिटिसिज्म का वॉइस अंदर से आता है, डोमेस्टिक सतह पर अगर वो वॉइस आती है, तो उसको हुकूमत को वेलकम किया जाना चाहिए। क्योंकि जो क्रिटिसिज्म आ रहा है उसकी बुनियाद पर हुकूमत को वो अपने आप को अमेंड करना चाहिए या उसमें तब्दीली लानी चाहिए। अगर बेहतर है तो उसको अकोमोडेट करना चाहिए, नहीं बेहतर है तो उसको एक क्रिटिसिज्म की तरह लेकर उसको दरकिनार कर देना चाहिए, और हुकूमत आज़ाद है अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए। लेकिन जो क्रिटिसिज्म या जो भी मामलात अंदर होते हैं, यकीनी तौर पर उसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है, और जो बेसिक, जो बुनियादी फॉरेन पॉलिसी है जो हम मुसलसल फॉलो करते आए हैं, उसमें बुनियादी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं यहाँ पर दूँ आपको कि बुनियादी तौर पर अगर हम, अभी पूरी दुनिया परेशान है फ़िलिस्तीन के मसले को लेकर। फ़िलिस्तीन इसराइल का जो मामला है, गज़ा के जो मामलात हैं, उसमें हिंदुस्तान का जो ट्रेडिशनल स्टैंड रहा है वो कुछ और रहा है। पिछली हुकूमत ने कुछ और स्टैंड लेने की कोशिश की, ज़रूर पैलेस्टाइन काउज़ को सपोर्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से और यूएन में भी कई मौके पर ऐसा स्टैंड लिया कि वो ऐसा लगा कि फ़िलिस्तीन के हक़ में, लेकिन जिस तरह का प्रोएक्टिव अप्रोच हिंदुस्तान का रहा है फ़िलिस्तीन को लेकर, वो इसको भी दुनिया देख रही है कि तो कुल मिलाकर फ़ॉरेन पॉलिसी में तमाम चीज़ें शामिल हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ या चाइना के साथ कैसे हैं, हमारे रिश्ते यूरोप के साथ कैसे हैं, हमारे रिश्ते मिडिल ईस्ट के साथ कैसे हैं, लेकिन उसमें वो तमाम ट्रेडिशनल चीज़ें भी आती हैं, ट्रेडिशनल जो मुद्दे हैं वो भी आते हैं, जो हिंदुस्तान शुरू से आज़ादी के बाद से अभी तक कैरी करता रहा है। तो मौजूदा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उन ट्रेडिशनल मौज़ूआत पर, उन मामलात को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को डिवाइस करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए और उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान ने अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के ज़रिए एक ग्लोबल स्टेचर ज़रूर बढ़ाया है मुल्क का। और दो ऐसे मुश्किल टेस्ट थे, दो ऐसे मुश्किल इम्तिहान थे जहां हिंदुस्तान वाकई में कामयाब होता वो नज़र आया। जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तो हिंदुस्तान ने बिल्कुल भी रशिया को खुल के कंडेम नहीं किया, और दूसरी जानिब यूएस से भी हिंदुस्तान के रिश्ते उतने ही मजबूत रहे। वहीं हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के मामले में देखते हैं कि इजराइल को हम बैक करते हुए नजर आते हैं, दूसरी जानिब फ़िलिस्तीन के ऊपर भी हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। तो ये कहीं ना कहीं फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है, और उम्मीद की जा रही है कि मोदी 3.0 के दौरान
फॉरेन पॉलिसी की जो प्रायोरिटीज़ उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रज़ा हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ ही आज का बुलेटिन इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।